बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। हमारा आज का मौजू कोविड-19 और पर्टिकुलरली उन चैलेंजेस और मुश्किलात के हवाले से है जो बहुत सी कम्युनिटीज फेस कर रही हैं। ऐसे बहुत सी मुश्किलात सुनने को आ रही हैं कि कैसे किसी को कफन नसीब नहीं हुआ। बहुत से कम्युनिटीज की कंप्लेन है कि उनके पास इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज है, या फिर बहुत से लोग खौफ की वजह से इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जब उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे मैयत की गुस्ल के वक्त और बाकी फ़राइज़ के दौरान। आज के सेगमेंट का मकसद ये है हम उन मुश्किलात को आइडेंटिफाई करें और अपना इंडिविजुअल और कम्युनिटी का रोल वाज़े करें। हम आज अपना सेगमेंट उन एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए स्टार्ट करेंगे ताकि हम सबको, स्पेशली उन लोगों को जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में महफूज हैं, ताकि उन्हें ये वाज़े हो कि अभी हकीकत हमारे सामने कौन से सूरत में है। तो समीना, हम आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे आज कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस जो रिसेंटली आपने एक्सपीरियंस किए वो ऑडियंस के साथ शेयर करें प्लीज। जी ज़रूर, शुक्रिया नादिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आज का हमारा मौजू है कोविड-19 एंड बरियल चैलेंजेस, तो इसके हवाले से मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मेरे जानने वालों में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक मोमिना जो कि ख़ुद हमेशा दूसरों का गुस्ल कफ़न करती थी, लेकिन बदकिस्मती से जब वो इस बीमारी की शिकार खुद हुई और इस दुनिया से गुजर गई, तो उनका कफ़न दफन उस तरह से नहीं हो सका जैसा होना चाहिए। और चूंकि उनकी पूरी फैमिली भी क्वारंटीन में थी, तो वो भी उनके आखिरी वक्त में भी उनके साथ नहीं थे और उनको कब्रिस्तान किसी तरह से बस पहुंचा दिया गया। और बस जैसे कहते हैं ना, अल्लाह करीम है, तो उनकी ही फैमिली के एक दो अफराद वहाँ किसी तरह पहुंचे और किसी तरह से 3-4 लोगों ने मिल के उनकी तदफीन करी। तो इस हादसे ने हमें सोचने पे मजबूर किया, क्योंकि हम कहते हैं ना, हम अपने अमाल के साथ साथ अपने कफन दफन की भी तैयारी रखते हैं, तो मगर वक्त के आगे अक्सर इंसान मजबूर हो जाता है। तो ऐसे हालात में हमें अपनी तैयारी कैसी करनी चाहिए कि हमें उस वक्त किसी तरह के चैलेंज का सामना ना करना पड़े और हमने जो तैयारी की है वो हमारे काम आए। तो मैं खानम से पूछना चाहूँगी इस बारे में कि ऐसे चैलेंजेस को हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए चैलेंजेस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स हम एज ए कम्युनिटी फेस कर रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ इस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं, वो इसी वजह से है कि हमने ख़ुद को प्रिपेयर नहीं किया है और एज ए कम्युनिटी हम प्रिपेयर नहीं हैं, वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं। पाकिस्तान में कई इलाक़े हैं जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चीज़ का इंतज़ाम किया गया है कि मोमिनीन की जो तजीज़ो तकफ़ीन है वो उस तरह से हो कि जिस तरह से मोमिन के शायान शान है और जिस तरह से हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे ऊपर वाजिब है, कम्युनिटी के ऊपर, कि जो कम्युनिटी में से जा रहा है उसको पूरी इज्जत के साथ और जो गुस्लो कफन उसका हक है वो उसे दिया जाए। तो ये जो पीछे रह जाने वाले हैं उन लोगों का इम्तिहान है, उन लोगों की आजमाइश है और उन्हें उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये हम उसी सूरत में सही तौर पे कर सकेंगे जब हम इन डिफरेंट सिनेरियोज के लिए और ये जो गैर मामूली सूरत हाल है इसके लिए तैयार होंगे। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे तो एकदम से जब हमारे ऊपर मुश्किल आएगी या जब ऐसा वक्त आएगा तो फिर वही सिचुएशन होगी जैसा कि आपने उन खातून के मुताल्लिक बयान किया कि उनको इस तरह ठेले पे डाल के ले जाया गया, यहाँ तक कि गुस्ल तो नहीं दिया, कफन भी नहीं दिया गया। तो ये एक इंतहाई अफसुर्दगी की बात है और इंतहाई अफसोसनाक बात है और हमारे लिए अफसोसनाक है। उन खातून के लिए तो ये उनके अजर का बाइस बनेगी, क्योंकि उन्हें इस तरह मजलूमियत की हालत में उनकी तजीज़ो तकफीन हो पाई। लेकिन हमारे लिए एज ए कम्युनिटी ये आजमाइश है, हमारे लिए चैलेंज है और हम इसके जवाबदेह हैं और हमसे इसका सवाल होगा कि जो भी जिन मोमिनीनों मोमिनात के इर्द गिर्द रहने वाले मोमिनीनों मोमिनात हैं उनके ऊपर ये वाजिब किफ़ाई है कि वो उनका उस तरह से इंतज़ाम करें गुस्लो कफन का जिस तरह से हक है। अब जहाँ तक तैयारी की बात है तो बीइंग अ कम्युनिटी हमें तैयार होने की ज़रूरत है
एक तरफ तो हम एज एन इंडिविजुअल भी थोड़ी सी अपनी तैयारी कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी को कोविड-19 पॉजिटिव आ जाए या वो अपने सिम्टम्स देख रहा है, वो क्वारंटाइन में जाए, तो उस वक्त वो अपनी कुछ चीज़ें अपने साथ ले ले, जैसे कि कफन है वो रख ले बैग में, या विल रख ले कि वो जहाँ जा रहा है तो उसके साथ वो चीज़ें हैं। तो अगर अथॉरिटीज़ जो हैं वो फैमिली को नहीं देती डेड बॉडी, तो जो भी उसे अरेंज कर रहा है उसके पास वो चीज़ें पहुँच जाए। लेकिन उसमें भी बहुत सारे एहतमालात हैं कि वो चीज़ें वो ना इस्तेमाल करें या उन्हें ना मिले या उन्हें समझ में ना आए। और फिर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो हैंडलिंग करने वाले हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो बीइंग अ कम्युनिटी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोसीजर को हम समझें, अगर हम नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं, कि किस तरह से एक मोमिन की जो मैयत है उसको वसूल किया जाए, उसका क्या प्रोसीजर है, अथॉरिटीज से हम उसे कैसे ले सकते हैं। और हर मुल्क में इसके प्रोसीजर्स मौजूद हैं जो कि मुश्किल हैं, लेकिन अगर उन्हें यह गारंटी दी जाती है कि हमारे पास तमाम इक्विपमेंट मौजूद है, हम तरीके से इनका गुस्लो कफन करेंगे जो आगे और वायरस फैलाने का सबब नहीं बनेगा, तो फिर डेड बॉडी हवाले कर दी जाती है। तो बिफोर हैंड पहले से कम्युनिटीज को इस बात का इंतजाम करना चाहिए कि वो इन प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करें, उसका तरीक़ाकार को समझें और उसके लिए लोग तैयार हों कि जो उसको जब वक्त आए तो उस पर अमल दरामद कर सकें। और इसी तरह गुस्लो कफन के लिए आपके पास पूरी इक्विपमेंट मौजूद हो, आप उस तरीके से गुस्ल दें जो कि जिम्मेदारी है। इसलिए कि अगर गुस्ल करते हुए आपने सही से एहतियात का ख्याल नहीं रखा, स्पेशली कोरोना वायरस जो पेशेंट है उसे, तो फिर ऐसा शख्स जो नेग्लिजेंस करता है उस पर दियत वाजिब हो जाती है। बाकायदा फतावे मौजूद है मुज्तहिदीन कराम के। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम इक्विपमेंट के साथ और उनकी गुस्ल दिया जाए। फिर जिसे गुस्ल नहीं दिया जा सकता उसका क्या तरीक़ाकार है, ये अभी हम आगे जब इस मौजू के मुतालिक बात करेंगे तो ये तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि बीइंग अ कम्युनिटी हम कुछ जिम्मेदारान के लिए आगे आएँ और ग्रुप्स बना के इन मसाइल को हल करें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वॉलंटियर ग्रुप्स जो हैं कम्युनिटी में वो इस चीज़ की तैयारी करें। बाकायदा एक इमरजेंसी सिचुएशन नाफिज करके इस चीज़ की तैयारी की ज़रूरत है ताकि जो भी इन सिचुएशंस का सामना कर रहा है वो इसको सही तौर से हैंडल कर सके। और ये जो जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। और मुल्कों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल हुए हैं, यूके में, अमेरिका में, फिर यूरोप के जितनी कंट्रीज़ हैं, फिर इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की खबरें आ रही हैं और वहाँ तो बहुत कम ऐसा है कि गुस्ल मिल पा रहा है मोमिनीन को। तो बहुत ज़रूरी था कि कम्युनिटी लीडर्स की तरफ से इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम्स जारी किए जाते, क्योंकि पहले ही गुस्लो कफन का मौजू ये है जिससे आवाम ज़्यादा वाकिफ नहीं होती। बहुत मखसूस लोग हैं कि जो इस मौजू में दिलचस्पी लेते हैं, और जबकि ये हालात के जो बिल्कुल नए हैं, जिस सिचुएशन का सामना पहले इस जनरेशन की जो अभी नस्ल है उसने कभी किया ही नहीं है इन हालात का सामना, तो फिर बहुत ज़रूरी था कि उसकी बाकायदा अवेयरनेस सेशंस होते और ट्रेनिंग की जाती। मगर ये कि हमने कोशिश की है कि हम एक तो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें और ये वॉलंटियर ग्रुप्स के सामने आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी खानम, जैसा कि आपने अभी वॉलंटियर के बारे में बताया कि वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, उनको आगे आने की ज़रूरत है, तो वॉलंटियर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बताएंगी कि उनको मतलब उनको क्या ज़रूरत है, कि उनकी कितनी नॉलेज उनको होना चाहिए, उन्हें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, ज़रा इस बात पे कुछ थोड़ा रोशनी डालें। जी देखिए, उन्हें बेसिक नॉलेज जो है सूरत हाल की, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह से उन्हें सारी सूरत हाल से गुजरना है, वो डेड बॉडी या मैयत वसूल करने से लेकर, और उसके बाद वो अलग लोगों के जिनकी ये जिम्मेदारी है वो वहाँ लेके आए, फिर गुस्लो कफन देने वाले जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है,
कि वो उस सब चीज से, उस सिचुएशन की सीरियसनेस से आगाह हों, क्या क्या प्रिकॉशंस उन पे लेना वाजिब है उसकी पूरी उनके को नॉलेज हो। फिर उस इक्विपमेंट के साथ गुस्ल देना ही, वो पहन के सारा गुस्ल देना ही उसके लिए यूज टू होना जरूरी है। तो ये तमाम चीजें उस ट्रेनिंग में शामिल होनी चाहिए कि जो इन वॉलंटियर ग्रुप्स को दी जाएं, और वो बिफोर हैंड इस चीज के लिए तैयार हों कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो वो उसको बाहसन खूबी अंजाम दे सकें। और इसके अलावा जो इक्विपमेंट है उसके लिए भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या इक्विपमेंट हैं कि जो ज़रूरी हैं। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो और उसके बाद जब हम कब्रिस्तान लेके जाते हैं उसके लिए जो जिम्मेदारान है, फिर मैयत को जो तदफीन की जाएगी उसके हवाले से जो लोग भी ले जाने वाले हैं उनके लिए हर चीज़ क्लियर हो, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर वाजे हो कि हमने ये करना है और इस तरह इस चीज़ को अंजाम देना है। तो ये तमाम की तमाम बेसिक नॉलेज और प्रिपरेशंस के हवाले से ज़रूरी है उन वॉलंटियर ग्रुप्स की कि कम्युनिटी लेवल पे ट्रेनिंग की जाए। यहाँ पर हम एक वीडियो प्ले कर रहे हैं और इसमें हम इक्विपमेंट्स के हवाले से यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है और हमें क्या तैयारी करने की ज़रूरत है। तो खानम जी, अब ये वीडियो है, जैसे कि ये देखें, ईरान में जो कुछ शागिर्द हैं जो हौजे के, उन्होंने जिम्मेदारी को लिया। देखें, हालांकि ईरान में शिया हुकूमत है मगर उसके बावजूद जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं वो अपने तौर पे खुद कोशिश कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जो कि ऐसे मुल्कों में रह रहे हैं जहाँ के पे शिया हुकूमत नहीं है, तो हम पे तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि हम अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ें। अब ये जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं कि जो इन्होंने, जो शागिर्द हैं हौज़े इल्मिया के, उन लोगों ने ये टीम बनाई और उसके बाद देखें इक्विपमेंट की ये तैयारी करें। और ये वीडियो इस हवाले से बेहतरीन है कि इसमें पूरा वो प्रोसीजर के जो इक्विपमेंट की तैयारी और उस इक्विपमेंट को कैसे पहनना है और क्या क्या प्रिकॉशंस उसमें रखनी है, उस हवाले से ये बहुत अहम है कि देखें, आम जिसको कोरोना डायग्नोज नहीं हुआ है, जो टेस्ट है पॉजिटिव नहीं आया है, अगर ऐसी मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है उसे भी जरूरी है कि प्रिकॉशंस के साथ ही गुस्ल दिया जाए। मगर ये कि उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन वो हो सकती है कि आप नॉर्मल मास्क पहन लें, जो मास्क आ रहे हैं, और ये कि थोड़ा सा आप उसमें लीनियंट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी प्रिकॉशंस के साथ दिया जाए ताकि ये इंश्योर हो जाए कि हो सकता है कि उनका टेस्ट ना हुआ हो, या हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल एंड स्टेज पे वो कैच कर लिया हो वहाँ पे हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शंस होते हैं। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि उनको भी इसी तरह दिया जाए। मगर ये देखिए, अगर कोरोना पेशेंट्स को दिया जा रहा है फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क भी इस तरह शील्ड वाले हों, ताकि किसी तरह से भी फेस को कोई भी पानी जिससे गुस्ल दिया जा रहा है, किसी किस्म का भी कुछ लगने का खतरा ना हो, ना छींट उड़ के जाए, ना जो गुस्ल देने वाला है वो अपना हाथ कभी मुंह पे लगा दे बेइख्तियार तौर पे, तो वो सब चीज़ों से महफूज रहे। उसके बाद देखें, इन्होंने लेयरिंग की है हर चीज़ की, हाथों में भी अंदर ग्लव्स पहने, ऊपर रबर के ग्लव्स पहने, उसको फिर बैंड से करने के बाद उसके बाद उसकी टेपिंग की है, और जो ऊपर जो पैर हैं उनमें भी सॉक्स अलग पहनी है। उसके बाद प्लास्टिक के जो अंदर डिस्पोजेबल प्लास्टिक शूज की तरह से हैं या सॉक्स की तरह वो अलग पहनी है। उसके बाद रबर बूट्स अलग से पहने, और अंदर पूरा जो बॉडी सूट है वो अलग पहने, और हर मकाम पे टेपिंग की है। और ये क्यों जरूरी है करना, क्योंकि देखें ये जो है, जब गुस्ल दिया जाता है तो काफी ज्यादा पानी सर्फ हो रहा होता है। वो पानी किसी भी तरह से, क्योंकि पानी पड़ता है जिस्म पे, जब गुस्ल जो देने वाला है हमारे ऊपर, जब हम गुस्ल देते हैं तो पानी आ जाता है, तो उस पानी को हर तरह से, क्योंकि उस पानी में रतूबतें शामिल हैं और वो रतूबतें सबब बनती हैं वायरस के फैलने का, तो वो पूरी तरह से उससे महफूज रहा जाए। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह का इंतज़ाम किया जाए कि हर तरह से इंश्योर करें कि जो गुस्ल देने वाला है वो महफूज हो जाए। देखिए ये जिस तरह पहन के उसके बाद टेप कर रहे हैं उसको, और उसके बाद बॉडी सूट उन्होंने अलग पहना है, ऊपर से वो एक अलग पहन रहे हैं। तो हर तरह से आपने इंश्योर किया, और इंश्योर करने के बाद अब आप गुस्ल दे रहे हैं। ये नहीं कि उस सब तैयारी से बचने के लिए आप गुस्ल ही ना दें मोमिनीन की मैयत को।
हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ अथॉरिटीज इजाज़त ना दें, या कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे बहुत बुरी हालत है और मुमकिन नहीं है कि गुस्ल दिया जाए, या ये कि ये इक्विपमेंट ही अवेलेबल नहीं है, हम तैयारी करना चाह रहे हैं और हम तैयारी नहीं कर पा रहे, हमारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, फिर डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। तब आपके ऊपर से जो अभी इस वबा के मुतालिक फतावे मौजूद हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो गुस्ल की साकित हो जाती है, मगर बाकी जिम्मेदारियां फिर भी आयद हैं। वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो जिम्मेदारी क्या है कि अगर गुस्ल ना दिया जा सके तो क्या करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि ये किस तरह से हर तरह से पहले खुद सेफ हो गए और सेफ होने के बाद अब मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है और हर तरह से एहतियात का ख्याल रखा जा रहा है। अब ये जब गुस्ल दे के बाहर आए हैं तो अब ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रेस के जरिए जो जरासीम है उनको भी खत्म करने के लिए पूरी तरह से इंश्योर किया है उन्होंने कि हर तरह के जर्म्स से बचा जा सके, महफूज रहा जा सके। तो इस तरह जिम्मेदारी के साथ वॉलंटियर ग्रुप्स अगर आगे आए, अपने आप को तैयार करें, ट्रेन करें, तो हम इस मुश्किल से सही तरीके से नबरदाज़मा हो सकेंगे। जी खानम, जैसा कि अभी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया और वाकई हमें कितनी तैयारी और कैसे तैयारी करनी चाहिए, बहुत अच्छा वीडियो था, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जैसे खानम आपने भी एक बात कही कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कि हम गुस्ल नहीं दे सकते, तो उनसे भी रिलेटेड कुछ शरई मसले हैं जिनको हमको लगता है हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो इससे मैं चाहूंगी, पहला सवाल हमारा जो है वो है कि अगर कोरोना की वजह से किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसे सबकी तरह गुस्ल देना होगा या तयम्मुम देना भी काफी है? देखिए, पहली जिम्मेदारी तो जैसे मैंने कहा कि गुस्ल देने की है कि पूरी एहतियात के साथ गुस्ल दिया जाए, पहली ये जिम्मेदारी है। और लेकिन अगर अथॉरिटीज इजाजत नहीं दे रही गुस्ल की, या ऐसी हालत नहीं है मैयत की कि गुस्ल दिया जा सके, या आपकी पूरी तैयारी नहीं है और वायरस फैलने का खतरा है, तो उस सूरत में गुस्ल की जिम्मेदारी साकित होती है। मगर फिर तयम्मुम देना फिर भी जरूरी है कि कोई दस्ताने पहन के और अपने हाथ से जो है तयम्मुम दे मैयत को, और उसके बाद फिर कफन दिया जाए। लेकिन ये कि अगर वो भी मुमकिन नहीं है, जैसे कि हालत ऐसी नहीं है मैयत की, या ये कि अथॉरिटीज उसकी भी इजाजत नहीं दे रहे, बॉडी खोलने ही की इजाजत नहीं दे रहे कि तयम्मुम दिया जा सके, तो फिर तयम्मुम की भी जिम्मेदारी साकित हो जाती है कम्युनिटी के ऊपर से, और फिर हम बगैर गुस्ल और तयम्मुम के दफना के जो है मैयत को वो दफना सकते हैं। जी खानम, हालांकि शायद आपने बात कही, लेकिन जैसे अगर होता है ना कभी कभी कुछ जैसे स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो डॉक्टर्स या अथॉरिटीज होती हैं, अक्सर वो इजाजत नहीं देते, वो दवा लगाकर पैक कर देते हैं और दफन करने से पहले किसी को उसे खोलने की भी इजाजत नहीं देते। तो उस सूरत में हमें शरई जिम्मेदारी हमारी क्या है? हाँ, उस सूरत में ये जिम्मेदारी है कि अब आप तयम्मुम भी नहीं दे सकते, तो उस सूरत में कफन देने की जिम्मेदारी है, वो बहरहाल है। और वो यहाँ तक है कि अब आप खोल नहीं पा रहे और उसे कफन में नहीं कफना पा रहे, तो फिर उस प्लास्टिक बैग के ऊपर ही कफन दे दिया जाए। तो कफन देना बहरहाल हमारी जिम्मेदारी के, जब मैयत हमारे पास आई है तो एटलीस्ट हम उसे कफन जरूर दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी। और खानम, ऐसा भी होता है कि अगर मैयत को आपके जो सातों अज़ा हैं उन पर हम हनूत यानी कि जो काफूर मलते हैं वो अगर करना मुमकिन ना हो उन पर, तो उसके लिए उसका कोई बदल है, उसका ऑल्टरनेटिव कोई है? नहीं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन ये कि कोशिश की जाए कि वो दिया जाए, कर सकें। अगर नहीं कर सकते तो फिर उसके बगैर भी करना जो है वो अलाउ है। तो ये सब देखें स्टेज बाय स्टेज है, ऐसा नहीं है कि तमाम पेशेंट्स को हम बगैर गुस्ल कफन के दफना दें तो वो जायज हो गया है, या ऐसा नहीं है कि कोई भी हम अमल ना करें और वो हो गया, या हमें मस्ट है कि हमने सब कुछ करना है, बल्कि स्टेज बाय स्टेज है जो सिचुएशन के हिसाब से इवॉल्व होती रहती है आपके सामने, उसके हिसाब से आप अमल करेंगे कि पहले गुस्ल देने की कोशिश करेंगे और ये तमाम हनूत और तमाम इसके जो मराहिल हैं वो पूरी तरह करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं कर पा रहे इन 3 वजूहात की बिना पे कि मैयत की कंडीशन ऐसी नहीं है, या अथॉरिटीज इजाजत नहीं दे रहे, या आपकी तैयारी सही नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है कि आप खुद को महफूज रख सकें, तो फिर आप जो है गुस्ल की आप पे से जिम्मेदारी साकित हो गई। अगर
अब गुस्ल की जिम्मेदारी साकित है, तो तयम्मुम बहरहाल देना है। अब तयम्मुम का की स्टेज है, अगर वो भी नहीं दे पा रहे कि अब आप बॉडी को खोल ही नहीं सकते, तो फिर आप जो है कफन देंगे। कफन में भी तीनों कपड़ों का कफन दिया जाए, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकिन ये कि अगर तीनों कपड़े मौजूद नहीं है या हम नहीं दे पा रहे या इजाजत नहीं है, तो कम से कम वो जो चादर ऊपर से दी जाती है कि जिसमें पूरी तरह लपेट दिया जाता है, वो तो कम से कम उस चादर में लपेट के दफनाया जाए। जी खानम, मेरा बल्कि अगला सवाल यही था कि अगर मैयत को 3 कफन देना वाजिब है और अगर ऐसे में अगर अथॉरिटी उसे कफन देने के लिए उसे खोलने की इजाजत नहीं दे रही तो उस सूरत में क्या करें? तो आपने जैसा कि अभी बताया कि उसमें कम से कम एक कपड़ा ऊपर से डाल देना चाहिए। वो बिल्कुल एंड में है। पहले तो आप उन्हीं 3 कपड़ों को उसी बैग के ऊपर या उसी प्लास्टिक के ऊपर उन 3 कपड़ों का कफन देंगे। लेकिन ये कि अगर किसी भी वजह से अब वो वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, किसी भी वजह से आप वो तीनों कपड़ों का कफन नहीं दे पा रहे या है ही नहीं अवेलेबल, तो कम से कम एक ऐसी चादर हो कि जिसमें लपेट के उसको दफनाया जाए और वो चादर उसका कफन करार पाएगी। जी बहुत शुक्रिया खानम। जो अगला सवाल है खानम वो ये है कि बहुत सी नॉन इस्लामिक कंट्रीज जो होती हैं उसमें जो कोरोना की वजह से जिनका इंतकाल हो रहा है उन्हें जला दिया जा रहा है, तो क्या मुसलमान जो है उसकी मैयत या उसके रिश्तेदार जो है या वो इजाजत दे सकते हैं? किसी मुसलमान के रिश्तेदार या फैमिली उसको इजाजत दे सकती है या उनको किसी तरह से उसको रोकना चाहिए? देखें, जलाने की बिल्कुल भी इजाजत फैमिली या जो लवाहिकीन है वो बिल्कुल वारिसीन नहीं दे सकते। जलाना किसी तौर पे भी जायज नहीं है। तो उनको हद्दुल मकदूर एक्सट्रीम लेवल तक अपनी सारी कोशिशें रिसोर्सेज लगा के कोशिश करनी चाहिए कि वो मैयत को जलने से महफूज रखें और उसकी तदफीन की जाए शरई तरीके से। लेकिन ये कि कुछ जगह जैसे कि चाइना में ऐसे केसेस सामने आए हैं और जहाँ पे ऐसी हुकूमतें हैं कि जो कुछ चीज़ कंसीडर ही नहीं करते और जहाँ पे कोई और तरीका ही नहीं है कि उसको अवॉइड किया जा सके, तो फिर जाहिर है कि इंसान मजबूर हो जाता है वहाँ। तो फिर वो लवाहिकीन भी मजलूमियत की हालत में है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उनको खुद ही कैदोबंद की सख्तियाँ सहनी पड़ती हैं सूरत में, तो फिर तो बहरहाल वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ इस तरह है कि अगर कोशिश की जाए और एक्सट्रीम कोशिश की जाए तो आप उसको जलने से महफूज रख सकते हैं। तो जिम्मेदारी है ये फैमिली की कि वो जलने की इजाज़त ना दे और शरई तरीके से कफन दफन किया जाए। जी खानम, बहुत शुक्रिया खानम। फिर खानम ये पूछूंगी कि मैयत को क्या ताबूत में रखकर दफन किया जा सकता है? जी, ताबूत में रखे अगर ज़रूरी है, चाहे वो फिर से वही हालत की वजह से या अथॉरिटीज़ की तरफ से ये पाबंदी है कि ज़रूर कॉफिन यूज़ किया जाए, ताबूत यूज़ किया जाए, तो फिर जो है ताबूत में ज़रूरी है कि उसको क़िबला रुख जिस तरह से लिटाया जाता है कब्र में, उस तरह कॉफिन में लिटाया जाए और फिर उसके साथ जो है दफन किया जा सकता है। जी खानम, एक इसी मौजू से जुड़ा हुआ जो एक आखिरी सवाल है जो कि बहुत ज़रूरी भी है, वो ये कि अगर किसी का इंतकाल कोरोना वायरस की वजह से हो जाता है तो और अगर उसकी अथॉरिटीज़ वहाँ पे जो है वो पब्लिक सेमेट्री में उसको दफन करने की इजाज़त ना दे रही हों, तो ऐसे में उसकी वसीयत है कि भी उसको भी ना उसके बरखिलाफ उसकी वसीयत भी, तो ऐसे में क्या करना सही होगा? ऐसे सूरत हाल में क्या करना चाहिए जब अथॉरिटी आपको वहां पे जाने नहीं दे रही, उसको दफन करने के लिए? पहले तो ये कि अथॉरिटीज को इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम जितने WHO हैं और जितने इदारे हैं उनकी तरफ से ये इजाज़त दी गई है कि दफन किया जा सकता है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। इस तरह उसमें कोई जर्म्स नहीं फैलते अगर दफनाया जाए, और उसके कोई केसेस ऐसे सामने नहीं आए कि दफन की वजह से कोरोना फैला हो। तो ये तो ऑथेंटिकेटेड बात है कि इससे कोई नुकसान नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अथॉरिटीज़ को इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन ये कि ज़ाहिर है अथॉरिटीज़ पे इंडिविजुअल्स का या कम्युनिटी मेंबर्स का जोर नहीं चलता, ऐसी ख़ास तौर पे कि जो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो फिर उस सूरत में चाहे वसीयत है उस इंसान की, तो अब अगर कहीं और बंदोबस्त नहीं किया जा सकता, अगर कोशिश के जरिए आप कहीं और बंदोबस्त कर सकते हैं, तो फिर आप उन्हें वसीयत को नहीं देखेंगे, आप ऐसी जगह देखेंगे कि कोई और जगह मिल जाए जहाँ पे दफन
कर दिया जाए तो दफन करना फिर अहम हो जाएगा। फिर वसीयत की इतनी अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि अब आपके बस में ही नहीं है कि उस जगह पे जहाँ पे मैयत ने वसीयत की है कि यहाँ दफन किया जाए तो वहीं आप दफन करें। और एक सूरत यह है कि अमानतन उस वक्त जो है कहीं और दफन किया जा सकता है और बाद में फिर आप मूव कर सकते हैं मैयत को वहां से। जी खानम, बहुत शुक्रिया। ये कुछ सवाल जो थे ये जुड़े हुए थे उनसे, उस पहलू से कि जिन हालात में हम गुस्ल नहीं दे सकते, उन हालात के सवाल थे। लेकिन अब जो अगला सवाल है खानम, वो हमारी एक व्यूअर का है। वो ये जानना चाहती हैं कि जिन लोगों का इंतकाल कोविड-19 की वजह से हो रहा है तो उनका क्या डेथ स्टेटस होगा। देखिए, डेथ स्टेटस तो हम में से कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, सिवाय उन एक्सट्रीम सिचुएशंस के जिनमें बिल्कुल वाज़े है कि कोई इंसान शहीद है या कोई इंसान जो है ईमान की मौत मरा है कि वो ईमान का इजहार करते हुए उसकी मौत हुई, या कुफ्र का इजहार करते हुए कुफ्र के लिए लड़ते हुए मौत हुई। उन एक्सट्रीम सिचुएशंस में तो आप उनका डेथ स्टेटस जो है वो वाजे कर सकते हैं। मगर जहाँ पे ये वाजे नहीं है वो सिचुएशन सेम है, आम हालात के तरह कोविड-19 का भी है कि जैसे किसी की और किसी बीमारी में डेथ होती है, इसी तरह जो इसमें डेथ्स हो रही हैं वो भी ऐसे ही है। और यहाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे मोमिन है, वो मोमिन के जो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत रखने वाला है, तो वो जब मरता है तो उसकी मौत शहीद की मौत है। तो जिस तरह और किसी बीमारी में मरेगा या और कोई वजह मौत होगी, उसकी वजह से उसकी डेथ होगी, तो भी वो शहीद कहलाएगा। इसी तरह अगर कोविड में मरा है तो उस सूरत में वो शहीद है कि वो मोहब्बत रखने वाला है मोहम्मद व आले मोहम्मद से। लेकिन ये शहीद वो शहीद नहीं होता कि जिसपे से गुस्लो कफन की जिम्मेदारी साकित हो जाती है या ज़रूरत नहीं रहती कि आप मस्ट नहीं है कि उन्हें गुस्लो कफन दिया जाए। उनके उन्हीं खून आलूद कपड़ों में भी बगैर गुस्ल के दफनाया जा सकता है। वो हैं कि जो महाज पे लड़ते हुए हों या शहीद हों, या उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह से सर्व की हो कि वो जिहाद के मुतरादिफ हो। वो एक बिल्कुल अलग शोहदा की कैटेगरी है। लेकिन ये शोहदा बिल अमूम तो आम मैयत की तरह कफन दफन इनका होता है, मगर हदीस की रोशनी में हम उन्हें इस तरह शहीद कह सकते हैं कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत रखने वाले हैं, इसलिए शहीद। जी खानम, बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा खानम हम दुनियावी तरफ आते हैं और जानना चाहेंगे कि क्योंकि कोविड-19 की वजह से आज लॉकडाउन चल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे घरों में महदूद हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो अपने आईपैड, लैपटॉप, गैजेट इन सब में गुजार रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा एंटी सोशल होते जा रहे हैं। तो हम बच्चों को कैसे सोशली ऑकवर्ड होने से या एंटी सोशल होने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत लोगों की तरफ से मुझे मौसूल भी हुआ है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ तो हमें अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो हमें इसे एज एन अपॉर्चुनिटी ही लेना चाहिए कि ये हमारे पास मौका है कि हम अपने ही बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार पा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग इस पर भी शिकायत कर रहे हैं कि हमें बच्चों के साथ रहना पड़ रहा है, उसके लिए काफ़ी जोक्स भी बन रहे हैं कि बच्चों ने ज़िंदगी अजीरन की हुई है। लेकिन देखें, बच्चे तो आप ही के हैं, किसी और के तो बच्चे नहीं है ना, आपके अपने ही बच्चों के साथ आप वक्त गुजारें। तो अगर ये सूरत हाल है कि आपको अपने ही बच्चों के साथ वक्त गुजारना मुश्किल लग रहा है, तो फिर ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये एक परेशान कुन बात है कि इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ सही तरीके से उनकी तरबियत और आपने अपनी पेरेंटिंग के जो जिम्मेदारियां वो अदा नहीं की, कि अब आप अपने ही बच्चों के साथ वक्त गुजारना मुश्किल तस्वुर कर रहे हैं। तो उस सूरत में भी और इस सवाल के मुनासबत से भी कि जब बच्चे जो हैं वो आइसोलेशन की वजह से एंटी सोशल होते जा रहे हैं, तो उसमें क्या जिम्मेदारी है। तो देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से पहले से ही बच्चे एंटी सोशल हो रहे हैं, बच्चों का रिश्तेदारों के साथ वो नहीं है वैसा
ताल्लुक़ रहा जैसा कि पहले हमारा अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने बुजुर्गों के साथ हुआ करता था। और उसमें एक मेजर फैक्टर जो है वो इसी टेक्नोलॉजी का है। तो उस सूरत में, और अब जब आइसोलेट हो गए तो अपने हम उम्रों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। जब स्कूल में जाते थे तो वहाँ उनके साथ मिलते थे, तो एक सोशल उनका बॉन्डिंग बनती थी। तो अब इसमें ज़रूरी है कि कुछ एफर्ट्स बीइंग अ पेरेंट हमें करने की ज़रूरत है कि उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन लोगों के साथ उनकी बॉन्डिंग और रिलेशनशिप बनवाए जाएं जो कि ऑनलाइन हो, वर्चुअल हो। इसी तरह वीडियो चैटिंग जो है, मीटिंग रूम्स, इनको इस्तेमाल करते हुए रिश्तेदारों के साथ, बुजुर्गों के साथ उनका रिश्ता उस्तवार किया जाए। शुरू में मुश्किल होगी क्योंकि उन्हें आदत नहीं है, मगर मुख्तलिफ उनको रिवॉर्ड्स के ज़रिए से, और उनको ये तुम्हें आईपैड या मोबाइल उसी वक्त मिलेगा जब तुम पहले ही एक छोटी सी कॉल जो है अपने दादा दादी या नाना नानी से बात करके कर लोगे। इस तरह की अगर उन्हें थोड़े से इंसेंटिव्स या रिवॉर्ड्स दिए जाएं तो फिर वो इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता मानूस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक मौका भी है इस मुश्किल के दौरान कि अब उनकी तवज्जो या उनका वक्त उन हम उम्र अपने क्लास फेलो से या उन दोस्तों से हटा हुआ है कि जिसमें वो अपना ज़्यादातर वक्त सर्व करते थे। तो अब वो थोड़ा सा इधर तवज्जो दे सकते हैं और आपके कंट्रोल में भी हैं, आपके पास भी टाइम है, उनके पास भी टाइम है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में और इस तरह की सरगर्मियों में अपनी कोशिशों को लगाएं, तो उससे इंशाल्लाह वो आइसोलेशन से भी बचेंगे और एक बेहतर सोशल कांटेक्ट बनाएंगे। वो कांटेक्ट के जो उनके ऊपर भी वाजिब है और बीइंग अ पेरेंट आप पे भी वाजिब है कि आप वो उस्तवार करवाते। जी खानम, बहुत शुक्रिया। वाकई इस पे बहुत ज़रूरत है हम सब पेरेंट्स को काम करने की। खानम, जैसा कि आपने बताया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कोविड-19 के सिनोनिम हो गए हैं। मतलब दुनिया में हर तरफ जो है सिर्फ इस वबा की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं इसी का जिक्र हो रहा है। और लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या इन हालात में भी कोई पॉजिटिव अच्छी बात या अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, और इसमें क्या हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है? देखिए, हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर मसाइब की घड़ी में कि जो किसी मोमिन के ऊपर आती है, वो मुश्किल बहरहाल होती है, वो मुसीबत बहरहाल होती है, मगर उसके अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, उसके अंदर एक मुस्बत पहलू मौजूद होता है। वो मुस्बत पहलू है तज़किया नफ्स का। वो मुस्बत पहलू इसलिए है तज़किया नफ्स का कि वो मुश्किल आपके नफ्स के ऊपर गुजर रही है, और जब नफ्स मुश्किलात से गुजरता है तो उसका तज़किया होता है, नफ्स बुलंदी की तरफ जाता है, नफ्स पाक होता है, ताहिर होता है। जितना आसानियों में नफ्स रहता है उतना ज्यादा नफ्स आलूदा होता जाता है, उतना ज्यादा नफ्स कंफर्ट जोन में आता जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो है ही। और ये कि जैसे कि मैंने कहा, इवन आइसोलेशन में भी कि जब बच्चे आइसोलेटेड होते जा रहे थे वो एंटी सोशल ना हो, मैंने यही बताया कि उसमें भी अपॉर्चुनिटी है अगर आप उस पहलू को समझें, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि अब आपके पास वक्त ज्यादा है अपनी फैमिली के साथ गुजारने के लिए। आपके पास वक्त इस तरह से ज्यादा है कि अब आपका वक्त ट्रैवलिंग में, रोड के ऊपर कम गुजर रहा है। बाहर जितना जाना पड़ता था वो वक्त आपके पास अब कम जाना पड़ता है, तो वो वक्त आपके पास महफूज है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी एक रूटीन आप बना सकते हैं। और पहले ही होता था कि आप कोई रूटीन बनाते हैं, अपना एक स्केड्यूल बनाते हैं, तो वो बाहर के फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो सकता था, मगर अब तो रोज़ो शब एक जैसे ही हैं, बाहर से बहुत कम इन्फ्लुएंस है क्योंकि आप लॉकडाउन सिचुएशन में। तो फिर से आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ऐसा स्केड्यूल या एक ऐसा टाइम टेबल बना सकते हैं कि जिसके जरिए आप अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए अपनी जिंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करें, एक बैलेंस लेकर आए। उस बैलेंस को लेकर आना बहुत जरूरी है। उसमें आप अपने बच्चों के हकूक अदा करें, अपने से रिलेटेड जितने हकूक हैं वो अदा करें, आपकी अपनी शख्सी भी आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपने ख्याल रखने के लिए, उन सबको अदा करें। अपने जो
शौहर है या बीवी है, अगर इस रिलेशनशिप में हैं आप, तो उससे रिलेटेड जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा करें, घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा करें। और इसके बाद जो है अगर कुछ वक्त बच जाता है तो फिर जो है इस तरह के कुछ काम करने की कोशिश करें कि जो सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं। वो किसी तरह से भी हो सकते हैं, आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं, किसी से कोई बात कर सकते हैं, बुजुर्गों को फ़ोन कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके पास हैं। और इन सबसे ऊपर ये कि साथ साथ आपके लिए के पास कुछ हकूक़ुल्लाह के लिए, अल्लाह के जो हकूक़ हैं, जो इबादत हैं, उनके लिए भी कुछ वक्त मुख्तस हो, और उसका फ़ायदा बहरहाल आप ही को होगा। इसलिए कि आप वो वक्त जब इबादत में सर्व करेंगे तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी और ये जो आइसोलेशन फील करना है, इन सब से महफूज रहेंगे और आपकी रूह तरोताज़ा रहेगी। जी खानम, बहुत शुक्रिया। वाकई इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने इस वक्त अपने को दें और उस वक्त जितनी इबादत कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। खानम, बस ये एक आखिरी सवाल जो सेगमेंट का है वो ये है कि तारीख में, यानी हिस्ट्री में हमने जैसे सुना हुआ है कि हर प्रॉफिट के टाइम में कोई ना कोई वबा आती थी और सारी उम्मत खत्म हो जाती थी। तो जानना चाहेंगे कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसा कोई इवेंट हिस्ट्री में पहले भी कभी हुआ है? और अगर हुआ है तो उस वक्त और आज की सिचुएशन में क्या फर्क है? और एक और सवाल इससे है कि अगर फ्यूचर में भी क्या कोई ऐसे वबा के ऐसे कोई हालात होने के इम्कानात हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें आपने हिस्ट्री यानी कि पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, सबको एक साथ ले लिया है। तो पास्ट में ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कि पैगंबरों के ज़माने में या जो पिछले अदवार गुजरे हैं उनमें ही, बल्कि बिल्कुल मुस्तक़बिल करीब में भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं कि जिसमें जो है ताउन का जैसे मर्ज़ है, प्लेग जो फैल जाता है वो फैलता रहा है। इराक़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसमें उल्मा के वाक़यात मौजूद हैं और पूरे ऐसे एक तरह से मौज़ात मौजूद हैं कि उन्होंने अपने इलाके को उस वबा से कैसे महफूज रखा। तो उसमें ये कि उस कई इलाके इराक़ में ऐसे थे कि जिन्होंने ये तरीक़ा बना लिया था कि पूरे वहाँ के जो इलाके के बासी हैं या कुछ लोगों ने ग्रुप बना के ज़ियारत आशूरा को पढ़ने की अपने ऊपर एक तरह से जिम्मेदारी आयद कर ली कि सब लोग रोज़ाना पढ़ेंगे, और बहुत ही एक गैर मामूली तरीके से वो इलाका उस वबा से महफूज रहा। तो ये अभी कुछ अरसे पहले की बातें हैं और ये किताबों के अंदर मौजूद हैं। और इंडिया में प्लेग जो है वो गुजर चुका है, और अब ये जो करंट सिचुएशन है, इसी तरह की सिचुएशन इन सारी वबाओं के दौर में रही है। और इसके अलावा ये जैसे पहले तो छूत छात का मर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, और जो कोढ़ की बीमारी है वो, और इस तरह के जो अमराज थे, चेचक का मर्ज था, और ये सब फैलने वाले थे एक से दूसरे को। और चिकन पॉक्स जैसे है, ये तो हमारे सामने ही का है, और ये ऐसा ही था कि जो एक दूसरे को लग जाता है। तो इस तरह चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये अभी कुछ अरसे ही से मेडिकल ने इतनी तरक्की की है कि उन वैक्सीन के ज़रिए से इन चीज़ों को सप्रेस कर दिया गया, इन बीमारियों को। तो उसमें हमेशा यही तरीका रहा था कि कुछ ऐसे मराकज़ कायम किए जाते थे या ऐसे इलाके कायम किए जाते थे जो शहर से बाहर होते थे, और ऐसे जितने पेशेंट्स होते थे, ऐसे मरीज होते थे, तो उन्हें शहर से बाहर भेज दिया जाता था ताकि वो वबा जो है वो तमाम लोगों में ना फैले। तो उस वक्त जो है जाहिर है इस हवाले से भी कुछ लोग इसे गैर इंसानी तस्वुर करते थे कि भाई कुछ लोगों को जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया या अलग कर दिया गया, मगर बहरहाल वो इंसानियत की बका के लिए ज़रूरी था तो वो किया जाता था। तो ये तरीक़ाकार रहा है। और अब जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे तस्वुर कर रहे हैं जैसे ये जो वबा है ये बस अभी के लिए है और कुछ अरसे बाद ये ख़त्म होगी और ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो देखिए बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ़ौरन नॉर्मल नहीं होगी या एक न्यू नॉर्मल सामने आएगा। उसमें इकनॉमिक फैक्टर्स भी हैं,
उसमें ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो इतनी तेजी से चेंज हो रही है, उसके फैक्टर्स मौजूद हैं जिसके वजह से अब बिल्कुल वैसी सिचुएशन नहीं होगी जैसी कोविड से पहले थी। और उसके बाद ये नहीं अभी आप अपने जहन में ला सकते कि ये बस आखिरी है और ये खत्म हो जाएगी और हम इससे निकल जाएंगे, लेकिन अभी आप देखें अभी ऐसी न्यूज आ रही हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज से आ रही हैं जहां बहुत सारी और वबाएं फूट रही हैं। अभी वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, मगर उनके अंदर जो अथॉरिटीज हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो ये देख रहे हैं कि उनके अंदर इतनी टेंडेंसी है कि वो भी एक वबा की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। चाइना के अंदर 2-3 ऐसे वायरसेस अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। इंडोनेशिया के अंदर काफ़ी एक बड़े लेवल पे, यानी कि वो ऐसा लेवल है कि जो थोड़ा अलार्मिंग है, उसमें बहुत से पेशेंट्स एक नमूनिया जैसा कोई वायरस है उसके सामने आए हैं और उससे काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं। उसके अलावा और 1-2 कंट्रीज में प्लेग भी जो है उसके भी केसेस हमारे सामने आए हैं और उससे एक कंट्री में 2 लोगों की, एक कंट्री में 4 लोगों की डेथ्स भी हुई हैं। तो इस तरह के डिफरेंट केसेस हैं कि जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये जो हमने कहा है ना कि ग्रुप्स बनाना, वॉलंटियर्स के कम्युनिटी लेवल पे हम इन चीज़ों के लिए तैयार हों। ऐसी तमाम सूरत हाल के जो गैर मामूली सूरत हाल है, जो नॉर्म्स नहीं हैं, उनको हैंडल करने के लिए हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी क्या है, हम उस जिम्मेदारी को समझते हुए सामने आए और उसको बहसन व खूबी अंजाम दें। जी खानम, बस अब ये सुन के तो यही लगता है कि बस हमें वाकई तैयार रहने की बहुत ज़रूरत है और बस परवरदिगार हम सब कुल मोमिन मोमिनात को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बहुत शुक्रिया खानम, आपने आज इस मौजू से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किए और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तरह हमारे व्यूअर्स भी इन हालात में कैसे पॉजिटिव रहकर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझकर अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं और कैसे इस मुश्किल वक्त में भी किसी भी अंजाम के लिए तैयार रह सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खानम, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया खानम अम्बर ज़हरा और सिस्टर समीना। हम अपना सेगमेंट आज इस नोट पे ख़त्म करते हैं कि जितने भी वॉलंटियर्स इस कार खैर में अपना रोल अदा करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो उसे प्लीज़ हमें फॉरवर्ड कीजिए। अगले सेगमेंट में उसे इंशाल्लाह हम कवर कर देंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।